शराबबंदी को इससे जोड़ करके देखा गया कि शराबबंदी के बाद महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। कुम्हरार की जनता के लिए क्या कुछ करिएगा, कुम्हरार के लिए क्या करिएगा, कुम्हरार को क्या बनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ वक्त के बाद जो है उस पार्क में टिकट शुल्क लगा दिया गया। हाँ। तो इस मुद्दे को लेकर के आप लोगों ने कहाँ तक आवाज़ उठाई? राजनीति में आपकी एंट्री कैसे हुई? क्योंकि प्रशांत किशोर भी जंगल राज की बात करते हैं, नहीं वो ठीक बोल, नीतीश कुमार भी जंगल राज की बात करते हैं, बीजेपी वाले भी जंगल राज की बात करते हैं। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है और पटना के कुम्हरार से वंदना मैम का नाम जो है वो वंदना कुमारी का नाम काफ़ी ज़ोर शोर से गूंज रहा है। हालांकि वंदना जी जनस्वराज पार्टी से जुड़ी हुई हैं और इन दिनों काफ़ी ज़्यादा जो है कुम्हरार के भीतर इनका चर्चा चल रहा है कि वंदना कुमारी को आने वाले विधानसभा चुनाव में कुम्हरार की जनता चुनने जा रही है। तो आज हमारे साथ वंदना जी हैं, इनसे हम बात करेंगे राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई, कुम्हरार के लिए क्या कुछ करना चाहती हैं, जनस्वराज पार्टी ही क्यों, इन तमाम सवालों पर इनका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका अपना कीमती समय देने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत इस बात से करते हैं कि राजनीति में आपकी एंट्री कैसे हुई? देखिए, राजनीति में मेरी एंट्री, जैसे कि हम सारे बिहार वासी जितने भी बिहार के लोग हैं, ये राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति जिसका राजनीति परिवारों से कोई ताल्लुक नहीं रहा हो, वो उसकी परिकल्पना नहीं कर सकता है। और हम लोग भी उसी अवधारणा के साथ चल रहे हैं। और जो मानसिकता फैली हुई है कि राजनीति बहुत गंदी है, महिलाओं के लिए राजनीति सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ बड़ा होता आता है। तो इस वजह से बहुत दूरी बना रखी है हमने राजनीति से एक समय तक। लेकिन जो बाढ़ आया 2019 में जी, तो मेरा जो जीवन शैली रहा है या मेरा जो जीवन बोलिए वो बहुत संघर्षमय रहा है। तो इस प्रवृत्ति के साथ ही मैं पली बड़ी हूँ कि आप जितने लोगों की मदद कर सकते हैं उतने लोगों की मदद आपको करनी चाहिए। तो मेरी सक्रियता मेरे समाज में हमेशा रही है। 2019 में जब बाढ़ आया और लोग बड़े असमर्थ थे, चूँकि आपको वो मौका भी नहीं मिला और देखते देखते घरों में पानी घुस गया, लोग अपना घर छोड़ के कम्युनिटी हॉल जाने को ये हो गया, जितने भी स्लम्स थे सब डूब गए अचानक से। तो चूँकि वो लोग हमारे कांटेक्ट में रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में लोगों के बीच रहे हैं, उनकी जो स्थिति देखी, उसके बाद लगातार कोविड का अटैक आया। कोविड में जिस तरीके से लोगों को मरते देखा, जाते देखा और किसी ने कोई मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, वैसे लोग जो सत्ता में बैठे थे, वैसे लोग जिन लोगों की सहायता बहुत आसानी से कर सकते थे, उन लोगों ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। तो हम लोग ये कह के पल्ला झाड़ लें कि राजनीति बहुत गंदी है और इसमें अच्छे घर के लोग नहीं आते या महिलाएं नहीं आ सकती हैं, ये अवधारणा रख के तो आप कुछ नहीं कर सकते। मेरी जो क्षमता है वो हो सकता है 100 लोगों की मदद करने की होगी, 200 लोगों की मदद करने की होगी, लेकिन जहाँ 4,34,000 में अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख घर के लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास रहने पहनने और खाने की सुविधाएं नहीं हैं, शिक्षा की सुविधाएं नहीं हैं, इसके लिए लड़ाई लड़ेगा कौन? और जब तक आप मजबूत नहीं होंगे तब तक आपकी आवाज़ कोई सुनेगा नहीं। तो मैम सवाल ये उठता है कि जब आप कॉलेज जाती थी, जब आप स्कूल जाती थी, तो उस समय में ऐसा लगता था कि राजनीति में हम आएंगे? नहीं, उस समय की बात मैं कहूँ, मैंने पहले भी कहा है, जिस तरह का जंगल राज देखा गया है और जो हम लोगों ने सुना है, हमारी पढ़ाई के टाइम पे इतनी ज़्यादा हम लोगों को विजिबिलिटीज़ नहीं, एक्सपोजर्स नहीं दिए जाते थे। परिवार द्वारा अगर कॉलेज गए तो भाई या पिताजी साथ गए, या कॉलेज से आ रहे हैं तो वैसी व्यवस्थाएं हैं कि आपको कोई ना कोई आपका घर का बड़ा आ रहा है, तो वो हम लोगों के लिए बिल्कुल भी उस समय सोचना असंभव जैसी बातें थी। या तो सरकारी नौकरी अगर होती है तो ठीक है, और नहीं होती है तो शादी करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वो भी सिंस इन एज ऑफ 20 मेरी शादी हो गई। तो हम लोगों के घर में और ये समाज में एक अवधारणा बनी हुई है कि बेटियों की शादी 20 से 23 में कर देनी है, 18 में भी हुई है महिलाओं की। एक दौर ये था जब लोग सोचते थे बेटी 16 मैट्रिक पास की, बाल विवाह भी चलता था, हाँ कर दीजिए। तो हम लोगों ने वो भी देखा है। नीतीश कुमार बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं या नहीं? नीतीश कुमार जी ने मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलूँगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन दिया, ठीक है।
एक टाइम आया जब बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, बहुत लिमिटेड अभाव था शिक्षा का, और कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें लड़कियों को सुरक्षित रखना ज़्यादा ज़रूरी था, बशर्ते उनको शिक्षित करने के। तो इस पे जब इनकी ये नीति आई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं बिल्कुल स्पष्ट भाव में पूछना चाहती हूँ, बेटियाँ पढ़ रही हैं, बेटियों ने 10th कर लिया, बेटियों ने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद बेटियाँ क्या करेंगी? रोज़गार की व्यवस्था तो हमारे बिहार में है नहीं, फिर तो हमारी बेटियाँ शादी ही कर रही हैं। और तो और आज जो दौर चल रहा है जिसमें हम लोग कहते हैं युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी सर्वाइवर हो रहे हैं, क्यों? आपने उनको उस लेवल पे शिक्षा दी, लेकिन आज भी आपने उनके रोज़गार की व्यवस्था बिहार में नहीं की। तो फिर बेटियों का तो जब बचेंगी ही नहीं बेटियां, तो बेटियां क्या करेंगी? मतलब विज़न देखा गया, लेकिन विज़न को विज़न का कोई रोड मैप तैयार नहीं किया गया। रोड मैप तैयार नहीं है। आप उसके रिजल्टेंट की तैयारी पे आपने एक ये विजनरीज रख दिया, आपने एक मुद्दा बना लिया कि महिलाओं को लेकर के आगे चलना है, क्योंकि आप वैसे तमगों पे हमेशा काम करना चाहते हैं जो पिछड़ा रहा है। तो आप भी ये बात मानते हैं कि महिलाओं को कहीं ना कहीं आपने पिछड़ा रखा है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। और आज जब महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो रही है तो महिलाएं इस बात को समझ रही हैं, और इसी वजह से शायद नीतीश जी का साथ भी महिलाएं नहीं देना चाह रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये अंदाजा हो गया है कि आंगनवाड़ी और सेविका बनके ही सिर्फ जिंदगी नहीं चल रही। लेकिन एक वक्त में यह भी कहा गया कि खास करके महिला वोटर का जो एक समुदाय है, महिला वोटर नीतीश कुमार के पक्ष में जा रही हैं। शराबबंदी को इससे जोड़ करके देखा गया कि शराबबंदी के बाद महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। देखिए, ये सब एजेंडाज हैं जो पार्टियां सेट करती हैं अपने लिए। मैं बिल्कुल आपको एक महिला वोटर की तरह बात करके बताऊंगी। आप किसी मोहल्ले में चले जाइए रैंडम, और आप महिलाओं से इस मैटर पे ओपिनियंस लीजिए और महिलाओं से पूछिए तो आपको पता चलेगा शराबबंदी सिर्फ कागज़ों में रह गई, वो कभी उतरी नहीं धरातल पे। शराब आज भी समाज में उपलब्ध है, लोग पी रहे हैं। ये अलग बात है कि जो पी रहे थे उससे भी घटिया क्वालिटी की शराब उपलब्ध है। सरकार तो लगातार कोशिश कर रही है। सरकार किस चीज़ पे कोशिश कर रही है? आज आपकी पूरी की पूरी कानून व्यवस्था आपने लगा दी शराब को पकड़ने में, और जो पीते लोग हैं उनको पकड़ के जेल डालने में। इससे ज़्यादा आपके इसमें कुछ नहीं हुआ। किसी क्राइम पे, सारे क्राइम से आपने अपनी दृष्टि हटाई और पूरी की पूरी एक आपने काला बाजारी की व्यवस्था बना दी है बाकायदा। जो व्यक्ति आज शराब पी के जा रहा है वो 500 रुपया देगा, वो छूटेगा और निकल जाएगा। और यही सरकार काम कर रही है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखिए आप। आज हमारे जो 14 से 25 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, ये सब के सब ड्राई नशे की तरफ कन्वर्ट हो गए। आज से पहले जब जिस तरह के ड्राई नशों का जिक्र भी बिहार में नहीं होता था, आज के डेट में हर पार्क के कोने नुक्कड़ पे आपको कुछ ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो स्मैक पीते दिख जाएं या कोकेन लेते दिख जाएं। बहुत सारे ऐसे हैं, उनका तो नाम भी हम नहीं जान रहे हैं, ब्राउन शुगर या क्या। तो आज ये चलन में बन गया है, ये ट्रेंड हो गया है लोगों का। दूसरा, आज आपके यहाँ कॉरपोरेट बिजनेस डूब गए। आज बिहार में कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां पार्टी करने नहीं आना चाहती हैं, अपने और इवेंट ऑर्गेनाइज करने नहीं आना चाहती है। क्यों? इससे रेवेन्यू का लॉस बिहार का है। तो आप इसको देखिए, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सारी तरह की क्षति एक शराबबंदी लेके आ रही है। तो ये, और वो भी शराबबंदी हमारे बिहार में नहीं है। प्रशांत किशोर जी तो कहते हैं कि हमारी पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो हम शराबबंदी हटा देंगे। अब बिल्कुल कहते हैं। प्रशांत किशोर जी ने जब बिहार को अग्रणी राज्यों में शुमार करने की बात कही तो उनके पास वो सारे रोड मैप्स हैं जिससे चल के बिहार को अग्रणी राज्यों में पहुंचाया जाएगा। जिस चीज़ से हमारा रेवेन्यू लॉस है उस चीज़ को तो लागू करना चाहिए। उससे आने वाले जो पैसे हैं उसको आप सही जगह इन्वेस्ट करिए, सो दैट आपके बच्चों की शिक्षा पे उसके लिए काम किया जा सके, बिहार में रोजगार के इस पे काम किया जा सके, बिहार के रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके। जब बिहार की इनकम बढ़ेगी तो बिहार में रोजगार की सुविधा बैठाई जाएगी, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, समान शिक्षा प्रणाली लाई जाएगी। तो इन मुद्दों पे तो लोगों को काम करना ही नहीं है। उनको है कि हम किस एजेंडा पे चीज़ों को लेके चल सकते हैं और जनता को किस जरिए मूर्ख बना सकते हैं। सिर्फ आज तक ये चीज़ें ही चलती आई हैं। और जनसुराज शायद इस वजह से ही लोगों के बीच इतना लोकप्रिय है, या लोग इतना जनसुराज को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पहली ऐसी पार्टी है जो बिहार में शिक्षा के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, रोज़गार के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अब मैं आऊँ महिलाओं के मुद्दों पे। जब मैंने आपको कहा कि लोग महिलाओं के लिए राजनीति को अच्छा नहीं मानते हैं,
कि अच्छी घर की महिलाएं राजनीति नहीं जा सकती हैं। वो इस वजह से नहीं जा सकती हैं क्योंकि एक मानसिकता बिहार में बना दी गई है महिलाओं को लेकर के कहीं ना कहीं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये मानसिकता सिर्फ बिहार में है या फिर पूरे देश में? नहीं नहीं, ये इस मानसिकता सिर्फ बिहार में है, ये नैरोनेस सिर्फ बिहार में है। आप बाहर चले जाइए, बाहर की तरक्की। तो किन लोगों ने इस नैरेटिव को सेट किया है? लोगों ने इस नैरेटिव को सेट नहीं किया है। अभी क्या है, आज से 35 साल प्रीवियस चलिए आप उठाते चलिए खाका तो आपको समझ में आएगा। हमारे बिहार में हमने उन मुद्दों पे कभी काम नहीं किया जो सरकारें रही हैं, उन मुद्दों पे कभी काम नहीं किया जो हमारे समाज को मजबूत करने के स्तंभ पे काम करती है। आज लड़कियां आप बाहर देख लीजिए, कंपेयर टू बिहार, दिल्ली चले जाइए, सूरत चले जाइए, गुजरात चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, मोस्टली लड़कियां वर्किंग हैं या उद्योग में हैं, किसी न किसी फाइनेंशियल स्टेट में वो ज़्यादा स्टेबल हैं, वो ज़्यादा सशक्त हैं। इस वजह से वो समाज, वो राज्य हमसे ज़्यादा विकसित है और हमसे कई गुना आगे बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने ये, अगर हर व्यक्ति जागरूक हो जाएगा, हर नागरिक जागरूक हो जाएगा, तो आप शासन करेंगे किस पे? कहते हैं ना कि समाज में शासन हमेशा मूर्खों पे किया जाता है। तो हमारी जनता मासूम है, उस जनता को भटका के ये लोग अपनी रोटियां सेकते हैं और जनता इस भरोसे पे बैठती है कि हो सकता है इस बार हमारा कुछ बढ़िया हो जाएगा। जनता की बात आप कर रहे हैं जी। तो कुम्हरार से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी आपकी चल रही है जी। कुम्हरार की जनता के लिए क्या कुछ करिएगा? कुम्हरार के लिए क्या करिएगा? कुम्हरार को क्या बनाना चाहते हैं? कुम्हरार घर है मेरा, मैंने आपको पहले भी कहा है, मेरा जन्म कर्म सब कुम्हरार से रहा है, मेरा बचपन बीता है यहाँ के गलियारों में। और कुम्हरार में ऐसी समस्याएं हैं, अभी जब मैं आ रही थी, मतलब बहुत रैंडम मैं आपको बता दूं, मुझे हाफ एन आवर लगा है रास्ते पे आने पे। आप दुर्भाग्य देखिए इस नगर निगम में आने वाले कुम्हरार का कि इसके सारे वार्ड्स नगर निगम में आते हैं और सारे के सारे रास्ते एक साथ नाले के नाम पे उधेड़ दिए गए हैं। आपके पास ये भी प्लानिंग नहीं है कि हम एक रोड बनाएंगे तब दूसरे रोड को डिस्टर्ब करेंगे ताकि यातायात डिस्टर्ब नहीं हो। ये कॉमन सेंस की बात है। आपने अपने फ़ायदे में पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा के रख दी है। जल जमाव की समस्या कुम्हरार का इतना सगा है कि कभी कुम्हरार छोड़ के गया ही नहीं। अगर ढंग से 24 घंटे बारिश हो जाए तो कुम्हरार की सारी पूरा कुम्हरार डूब जाता है। जी, ठीक है। बहुत ऐसे वार्ड हैं कुम्हरार में जहाँ पे स्वच्छ पेयजल नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। जितने जनता फ्लैट्स हैं उनकी स्थिति ऐसी है, वो आज ढहेंगे या कल ढहेंगे। जितने पार्क हैं, चूँकि ये अर्बन क्षेत्र है, लोगों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। अब जो पार्क है लोगों के लिए, वो उनके इंटीमेसी का क्षेत्र है, वहाँ वो बैठते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। उन पार्कों में 5 रुपए का टिकट शुल्क लगा दिया गया है, जबकि एक टाइम पे चिड़ियाघर को ये बात आपने जो इस मुद्दे पर जो आपने बात कही, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। आपके क्षेत्रों में एक समुदाय भवन की व्यवस्था नहीं है। क्यों? ताकि जो कम्युनिटी हॉल्स चल रहे हैं उसमें अच्छी खासी रकम दे के लोग शादियां कर पाएँ। जो उसको अवेल नहीं कर सकते उन लोगों का क्या, वो कहाँ जाएंगे? आपके स्कूल में, अगर सरकारी स्कूलों की बात करें, विद्यालयों की, तो ऐसे इतने क्षेत्र हैं, इतनी घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं जहां बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। आप बहुत दूर की बात भी नहीं बोलेंगे, वार्ड नंबर 46 चले जाइए आप, जनता फ्लैट, वहाँ पे एक पार्क है जिसमें अभी भी जल जमाव है, जो बीमारी का घर है। वहाँ बच्चे कड़ी धूप में 3 बजे के अप्रोक्सीमेटली बैठते हैं और गायत्री मंदिर की एक टीचर आके वहाँ पढ़ाती है। वहाँ सरकारी स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो लोग वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जिनको सरकार ने क्वार्टर बना के दे रखा है, क्या उनके बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल। उनको शुद्ध पेयजल नहीं मिलना चाहिए? जहाँ देखिएगा आप, पार्कों के बगल में कूड़ा का जमाव है। आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उस व्यवस्था के अंतर्गत लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं। आप जोगीपुर इलाका चले जाइए, एक मुद्दा मैंने उठाया भी था इसको लेकर के, आज वहाँ सड़क का चौड़ीकरण चल रहा है। जब हम उस जगह से गुजर रहे थे, हमारे आँख के सामने वहाँ जल जमाव था, हमारे आँख के सामने एक बाइक वाला सामान लिए उस पानी में गिर गया। चूँकि वो गड्ढा कितना था उसको वो अंदाज़ा नहीं हो पाया। हमने नगर निगम को फ़ोन किया तो पता चला वहाँ से कनेक्टिंग चैम्बर्स हैं जो ऊपर नीचे दिए गए हैं, वहीं पीने के पानी को भी रखा गया है, मतलब वहाँ पे बोरिंग की गई है और वहीं पे सीवरेज का मेन गटर भी है। अब आप ये सोचिए, वो गटर ओवरफ्लो करेगा तो वो पानी वहीं से निकलेगा और लोगों के घरों में जाएगा, और लोग उसी पानी और मच्छी के बीच दिन भर में 50 बार आते जाते हैं। तो ये नगर निगम में आने वाले लोग ये अपने अधिकारों के लिए लोगों को वोट देते हैं, उनका चुनाव करके लाते हैं। क्या ये इनका अधिकार नहीं है कि इनको स्वच्छ वातावरण? ये कुम्हरार को आज जिस गटर की बात आप कर रहे हैं,
इस गटर की स्थिति में लाने वाला व्यक्ति कौन है? देखिए, ओवरऑल तो मैं पिछले 35 साल से, जब से ये विधानसभा 32 साल से घोषित है जी, तब से लेकर के आज तक मैंने कुम्हरार में कोई विकास नहीं देखा। मैं इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ किसी एक व्यक्ति को नहीं मानती, मैं इसके लिए जिम्मेदार उस पूरी की पूरी व्यवस्था को मानती हूँ, जिन्होंने इस लायक कुम्हरार को समझा नहीं कि एक लायक व्यक्ति को लाके इस शासन पे बैठाया जाए जो जनता हित में काम कर सके। जब आप जनता के बीच ही नहीं जाएंगे, जब आप अपने लोगों से मिलेंगे ही नहीं, आप उनकी समस्याओं का समाधान कैसे देंगे? कुम्हरार में बहुत सारे पार्क हैं जी, और उन पार्क में पहले की स्थिति यह थी कि सुबह में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, आम जनता जो है घूमने के लिए जाती थी, जो सीनियर सिटीज़न है उसमें जा कर के जो है कसरत व्यायाम वगैरह करते थे। लेकिन कुछ वक्त के बाद जो है उस पार्क में टिकट शुल्क लगा दिया गया। तो इस मुद्दे को लेकर के आप लोगों ने कहाँ तक आवाज़ उठाई? देखिए, यहाँ पे मेरे संज्ञान में टोटल 3 मुद्दे आए, जिन पे एक तो पार्क का शिलान्यास कर दिया गया था, फिर उसमें बीच में कुछ अवरोध आ गए, जिसको लेकर के वहाँ के लोकल क्षेत्र के जो लोग थे वो हमारे पास आए, जिसके लिए हम लोगों ने आगे PIL दर्ज किया था और डायरेक्ट हमने मुख्यमंत्री जी के पास ये PIL डाला था कि ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, और नगर के जितने लोग थे उनके संज्ञान में हमने उनका हस्ताक्षर लेके वहाँ पे पेपर सबमिट किया उससे रिलेटेड, तो वो पार्क बन गया। अभी जो टिकट शुल्क वाला जो मुद्दा आया है, ये वार्ड नंबर आपको 51 में है, 32 यहाँ पे आ रहा है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने PIL दर्ज किया है, ताकि मॉर्निंग के टाइम पे, जैसे आप कह रहे हैं कि उसके रख रखाव के लिए वो शुल्क उसी में हम लोग यूटिलाइज करेंगे, तो आपके लिए वो जो प्रावधान है वो आप इवनिंग में जो घूमने आते हैं दर्शक दीर्घकाल, आप उनके लिए रख सकते हैं। स्थानीय निवासी के लिए सुबह में पार्क खुला रहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी वो बहुत ज़रूरी है। हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे निश्चित तौर पर सड़क पर अगर लोग चलेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, दुर्घटना की संभावनाएं वहाँ पर ज़्यादा बनेगी। बच्चों के खेलने के लिए जगह खत्म हो गई है आज के डेट में, कहीं आप देख लीजिए किसी मोहल्ले में बच्चों के लिए कोई स्पेस नहीं है। दूसरी चीज़, एक हमारा पार्क है वार्ड नंबर 46 में पड़ता है, जो कि दुर्गा मंदिर के ठीक पीछे है। उस पार्क का भी संज्ञान हमारे पास आया है, जिसके लिए हम कागजात दस्तावेज सारे इकट्ठा कर रहे हैं। उस पार्क पे काफ़ी लंबे समय से केस चल रहा था, और वो केस एक स्कूल वाले हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो जीत गए। हमारी सरकार की इतनी धांधलेबाजी है कि आपने जो सरकारी प्रॉपर्टी है, आपने उस सरकारी प्रॉपर्टी को किसी एक व्यक्तिगत निजी व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया, और बिना ये सोचे, इवन मतलब ये दुर्भाग्य कहिए, जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग धर्म को सपोर्ट करते हैं या हम लोग इसके संरक्षण में चलते हैं, वहाँ पे उस तरीके की चीज़ें की गई कि मंदिर का दरवाज़ा तक घेर दिया गया। ये आस्था पे आप लोगों का इस तरीके का चोट, लोगों का जुड़ाव है उस मंदिर के साथ, आप उस मंदिर तक को रहने नहीं देना चाह रहे हैं। तो ऐसी अनेकों समस्याएं हैं, जिस पे जब आप उठाने पे आएंगे तो आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी, तो आपको समझ में आएगा कि ये किस लेवल पे कालाबाजारी चल रही है। देखिए, कुम्हरार को लेकर के आपकी जो भी विज़न है, आपका जो भी विज़न है, और उस विज़न को कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पर हम समझ चुके हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिरकार जन स्वराज ही क्यों? आपके पास विकल्प बहुत सारा था। जब आप राजनीति को आपने चुना तो आप RJD में भी जा सकते थे, BJP में भी जा सकती थी, JDU में भी जा सकती थी, आपने जन स्वराज को ही क्यों चुना? जन स्वराज, बाकी पार्टियों की मैं बात बोलूं, देखिए मैंने बताया भी है कि इतनी सक्षम तो मैं हो गई थी कि मैं चाहती तो मैं राजनीति ज्वाइन कर सकती थी और मैं कुछ ना कुछ कर लेती जी। लेकिन कभी मुझे ये समझ नहीं आया, मैं इस शासन व्यवस्था का पार्ट नहीं होना चाहती, जिसका जनता से कोई मतलब नहीं है। भगवान की कृपा रही है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया है कि ज़िंदगी चल रही है अच्छी। लोगों के लिए अगर आपको कुछ करना है तो आपको ऐसे व्यवस्था में रहना पड़ेगा जो व्यवस्था लोगों के लिए कार्य करना चाहती है। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में आने के बाद सभी लोग एक समान हो जाते हैं। राजनीति में आने से पहले कुछ और कहा जाता है, लेकिन आने के बाद जो है उनकी विचारधारा बदल जाती है। ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? मुझे सिर्फ यही बताइए, आपने कभी ऐसे व्यक्ति को मौका ही नहीं दिया जो व्यक्ति काम करना चाहते थे। राजनीति तो परिवारवाद और वंशवाद से ऊपर उठ ही नहीं पाया है।
अब आप हमने अपने घर में वो कुशासन व्यवस्था देखी है, जब हमारे सपोज टू बी पिताजी हों या दादाजी हों या जो भी हों सत्ता में रहे हों, उन्होंने लोगों को एज ए कोलेट्रल यूज़ करा है कभी भी। तो वो तो हमने भी तो वही व्यवस्थाएं देखी हैं। हमें भी पता है कि गरीब को ज़्यादा बुद्धि नहीं देनी है, अगर वो मजबूत हो जाएगा तो वो हमारे लिए काम नहीं आएगा। तो हमको उसको इतना ही ज्ञान देना है जितना में वो जीते रहे, उसको फलमत नहीं करना है। तो हम तो उसी व्यवस्था को देख के आ रहे हैं, तो हम कैसे हमसे लोग उम्मीद करेंगे कि हम लोगों का भला कर सकते हैं? वो अपनी उलझनों से निकल के सोचने समझने की शक्ति उसको ना मिल पाए। उनके लिए कुर्सियां सिर्फ, आज अगर आप बात बोल रहे हैं, मैं आपको बहुत स्पष्ट बोलूँगी क्योंकि मैं अपने विभाग बोलने के इससे ही जाने जाती हूँ। मेरी उम्र 36 साल हो गई, 36 एज, और 36 से मैं कुम्हरार में रह रही हूँ। मैंने अपने विधायक जी को नहीं देखा है। जब चुनावी रण क्षेत्र में उतरने लगी मैं और मेरी मुलाकात कहीं आमने सामने हो गई उनसे, तब मैंने देखा है। तो जिस व्यक्ति को आपने देखा ही नहीं है, तो सिर्फ एमएलए का मतलब उस कुर्सी पे बैठना नहीं होता है। एमएलए का मतलब अपनी जनता को समझना होता है। आप ये वादा करती हैं कि कुम्हरार के हर घर तक को आप कनेक्ट कर पाएंगे? देखिए, मैं पब्लिक ऐसे तो अभी तो इसकी घोषणा भी नहीं है और ये तय भी नहीं है कि हो सकता है वंदना ही आए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन वंदना पिछले 10 महीनों से लगातार जितने कुम्हरार में 17.5 वार्ड्स हैं उनमें चप्पे चप्पे घूम रही हूँ, घर घर जा रही हूँ, अपनी सभाएं करती हूँ, डोर टू डोर विज़िट करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। आप किसी भी मोहल्ले चले जाइए, आप वंदना का नाम पूछेंगे, लोग आपको बताएंगे कि वंदना कौन है। वंदना उनके घर की बेटी है, वंदना कोई नेता नहीं है और ना नेता बनने आई है। और तब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी जब तक कोई व्यक्ति उनके बीच का आके उनके लिए चीज़ों का समाधान नहीं करेगा। और एटलीस्ट कम से कम मैं इस चीज़ को ऐसे लेती हूँ कि आज वंदना का घूमना इस वजह से सार्थक है कि जो सिटिंग एमएलए हैं अपने 20 साल के कार्यकाल में कभी उनको रोड पे नहीं देखा गया। वो चुनाव के पहले ही निकलते थे और आज वो वार्ड वार्ड घूमने पे मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनता का खौफ और वंदना का जगाया गया लोगों को रास्ता है, जो उनको ये पता है कि जनता जाग रही है और जनता सिर्फ हाथ जोड़ने से वोट नहीं देने वाली। क्या आपको उम्मीद है कि ये 20 साल में जो किला आपके प्रतिद्वंदी ने बनाया हुआ है जी, उस किले में आप सेंध लगा पाएंगी? देखिए, मैंने इसका जवाब बहुत बारी दिया है और मैं आज भी आपको बहुत स्पष्ट दूंगी। ऐसा कभी नहीं है कि यहाँ की जनता ने बहुत खुश होकर वोट किया है। विधानसभा हो या लोकसभा हो, सबसे कम वोटिंग परसेंटेज वाला जो विधानसभा है वो अपना कुम्हरार है। मतलब आप ये कह रही हैं कि विकल्प नहीं था? हाँ, 33 जनता के पास विकल्प नहीं था। स्पष्ट कुम्हरार की जनता उस जंगल राज को नहीं लाना चाहती थी, जिस जंगल राज में लोग आपके ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं और आप अपनी ज़मीन पे चाह के भी नहीं चढ़ पाते हैं। वो समय भी देखा गया है और लोगों से छिपा पड़ा नहीं है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो उसको जानते हैं। आज बाईपास उस तरफ जहाँ जगनपुरा में अच्छे अच्छे स्कूल बने पड़े हैं, आप आज से 25 साल पहले 30 साल पहले उधर जा नहीं सकते थे। आपकी ज़मीन है लेकिन वो किसी मोल की नहीं है, तो लोग उस व्यवस्था को लाना नहीं चाहते थे। आपके पास विकल्प का अभाव है, तो जो 33% जनता निकल रही है वोट करने के लिए, वो इस डर से निकल रही है कि कहीं अगर हमने मतदान नहीं किया तो वो जंगल राज दोबारा ना आ जाए। बस ये इतना ही स्पष्ट है। जंगल राज की बात आपने कह ही दिया। आखिरकार जी, शुरुआत कहीं से हो, लेकिन जंगल राज की बात जो है वो आ ही गई। जी जी। क्या था बिहार का जंगल राज? बिहार का जंगल राज जिसकी क्योंकि प्रशांत किशोर भी जंगल राज की बात करते हैं। नहीं, वो ठीक बोल, नीतीश कुमार भी जंगल राज की बात करते हैं, बीजेपी वाले भी जंगल राज की बात करते हैं। तो जंगल राज की बातें करना मतलब लालू के लाल पर या फिर लालू यादव पर कटाक्ष करना या फिर लालू पर टारगेट करना? नहीं, कोई कटाक्ष करने की मैं बात नहीं बोल रही हूँ। मैंने क्या बोला, लोग अपने हिसाब से एजेंडा सेट कर देते हैं। जब जंगल राज की आप बात कर रहे हैं, आज भी मैं आज की भी बात बता रही हूँ। आज जो बच्चे बाहर पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं जब आपके चैनल के माध्यम से वो सुनेंगे तो इस बात से वो कोरिलेट करेंगे। आज भी बच्चों को बिहारी कह के और लालू जी के नाम से लोग हंसते हैं। अरे बिहार वही ना जहाँ लालू जी हैं। ये हम बिहारियों की इमेज है। आज आप मजदूर सप्लाई करने का राज्य बन के रह गए।
आपके यहाँ से आईएएस, कलेक्टर, इंजीनियर्स की गिनती नहीं हो रही है, आपके यहाँ से मजदूरों की गिनती हो रही है। एक सब्जी वाला भी जिसको जहानाबाद में 2 बीघा ज़मीन है, वो भी जाके दिल्ली में ठेला लगा रहा है, लेकिन आपके बिहार में नहीं रहना चाह रहा है। ये आपकी स्थिति है बिहार की। आपके बच्चे 10वीं तक पढ़ने को मजबूर रहते हैं पटना। 10वीं पास करने के बाद आपका कोई बच्चा पटना नहीं रहना चाह रहा है। ये स्थिति है हमारे बिहार की। और जिस जंगल राज की बात हम कर रहे हैं, उस जंगल राज में जो खौफ हमने देखा है, 7 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं जा सकते। लड़कियां नहीं निकलती थी इन जनरल। लड़कियों को बहुत खुली आज़ादी, आज के कंपेयर में अगर मैं बोलूं, आज लड़कियां कॉलेज जा रही हैं, ट्यूशन जा रही हैं, रात के 10 बजे हम लोग भी रोड पे निकल रहे हैं, सड़कों पे, लेकिन इस तरह की कहीं कोई वारदात नहीं होती है। पहले आप ये सोच नहीं सकते थे, कोई उठा के किसी के बेटे को लेके चला गया, उसकी पकड़ के शादी करवा दी, आपके ही ज़मीन पे आपको चढ़ने नहीं दिया गया। मतलब ये इस तरीके का जंगल राज था जो लूट पाट, छीन छोड़, इसके लिए जाना जाता था। बिहार मतलब लोग कान पकड़ते थे, भैया हम यहीं खुश हैं, हमको बिहार नहीं जाना है। तो और आज भी कहीं ना कहीं उस कुशासन व्यवस्था की वजह से वो इतना लेगेसी दे के गया है हम लोगों को, कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बैंक में रखी पूंजी आपको सहायता करती है, वो इस तरह की पूंजी जमा हो गई है हमारे ऊपर कि बिहार आज भी उस बोझ को ढो रहा है। और बिहार के बच्चे, बिहार के भविष्य आज भी जाके बिहारी के नाम पे शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। आप देखिए, मैंने बहुत बार देखा है, आप कहीं चले जाइए, बंगाली अपनी भाषाएं नहीं छोड़ते। गुजराती आपको कहीं मिलेंगे, केम छो, मजामा, वो मिलेंगे तो 2 बात करेंगे। आपका बिहारी अपने आप को बिहारी बताने में शर्म महसूस करता है। इतना गौरवान्वित बिहार अपना, जिसको इस तरीके से बना के रख दिया गया है। और इसमें हम आम जनता की तो कोई गलती ही नहीं है। हम लोगों ने तो हर बारी किसी न किसी पे भरोसा करके उसको बैठाया है। आज वही मोदी जी गुजरात में इतनी तरक्की कर रहे हैं, क्या ऐसी है उनके साथ तकलीफ है, या क्या ऐसी मजबूरी बन गई है कि बिहार को आपने ऐसे लोगों के हाथों में सौंप दिया है जो लोग बिहार को चलाना ही नहीं जानते। अब आपको मैं किसी व्यवस्था पे बैठा दूं जिसका आपको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, आप उसको बर्बाद करने के अलावा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मेरा सवाल हर उस पार्टी से रहा है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो नीतीश जी हो, या कोई भी हो, क्या ऐसी मजबूरी है कि कुम्हरार में सिर्फ और सिर्फ अरुण कुमार सिन्हा जैसे विधायक ही रह सकते थे? क्या यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति लायक में समझदार नहीं था? जब आपने 5 साल के कार्यकाल में देख लिया कि उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया, किसी तरह का कोई बदलाव जनता के लिए, कोई उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ, आपने उस व्यक्ति का बदलाव क्यों नहीं किया? आपने किसी काबिल व्यक्ति को यहाँ क्यों नहीं बैठाया? ये तो इतनी ही बात है ना, ये इतनी ही सरलता से समझने जाने वाली बात है। जनता ने आप पे भरोसा दिखाया, विश्वास किया, और आपने जनता के विश्वास का सिर्फ और सिर्फ हनन किया। तो सिर्फ इस बेस पे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, ऐसे कितने दिन बिहार की जनता चलेगी? धर्म की बात आपने की जी, आपकी जो छवि है जी, वो कहीं ना कहीं एक हिंदू पॉलिटिशियन के तौर पर उभर करके सामने आ रही है जी। गले में आपने चंदन की माला भी पहनी हुई है, रुद्राक्ष भी पहना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जो छवि है, इस छवि के साथ यहाँ के मुस्लिम वोटर कनेक्ट हो पाएंगे या नहीं? देखिए, मैं इस पे भी आपको बताऊंगी। मैंने ईद, पहली मेरी ईद रही जब मैं गई अपने मोहल्लों में। ये हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं करते हैं। कश्मीर में रहने वाले मुसलमान हम हिंदुओं से ज़्यादा अमरनाथ की यात्रा करते हैं। ये हम लोगों ने अपने हिसाब से इसको इनकैश कर दिया है कि हम जब तक कहते हैं ना, जब तक बटेंगे नहीं तब तक शासन चलेगा कैसे। आप चले जाइए, जैसे हमारे यहाँ जितने फेस्टिवल्स होते हैं उसमें हमारे हिंदू भाइयों का समर्थन हमसे ज़्यादा होता है। जितने उनके फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे वो बकरीद हो, हम लोग भी उनके साथ उतने ही इसमें रहते हैं। और लोगों का एक्सेप्टेंस एज अ पर्सन पहले होना चाहिए जी। धर्म तो हम लोगों ने, पहले तो हम लोग हिंदू हैं, हम लोग यहाँ पे बिहारी हैं, हम लोग बिहारवासी हैं, तो एज अ भाई बहन जब आप उसको, बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि जो प्रशांत जी इनका पक्ष, अल्पसंख्यकों का बहुत पक्ष ले रहे हैं, मैंने उनको हमेशा यही जवाब दिया है, आपके घर में 4 बच्चे, अगर आपने सबको समान अधिकार दिया तो आपका कोई बच्चा आपस में नहीं लड़ेगा। लेकिन आपने किसी का हक छीना, आपने उसको हमेशा साइड करने की कोशिश की,
आप चले जाइए, यहाँ पे 3 स्पेसिफिक वार्ड हैं, वार्ड नंबर 49 चले जाइए, 50 चले जाइए, 51 चले जाइए, जहाँ हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन रहते हैं, उनका पूरा वो क्षेत्र है। आप वहाँ जाके उस बदबू की कल्पना नहीं कर सकते। तो क्या ये उनकी पनिशमेंट है कि वो बिहार में रह गए? नहीं है, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो वो आपको क्या, आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपको स्वीकार करे? और जब वो आपको स्वीकार नहीं करते तो आप कहते भाई मुसलमान है, हिंदू को कैसे स्वीकार करेगा? नहीं, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो समानता आप अपने हिंदू भाई बहन के प्रति दिखाते हैं वही समानता आप उनके प्रति दिखाइए, फिर देखिए ना क्या सुंदर राज्य बनता है अपना। लेकिन आप ये करना ही नहीं चाहते। लोगों ने अपने अपने कौम के हिसाब से चीज़ें बांट दी हैं। कोई पार्टी कहता है ये हमारा वोट बैंक है, तो ये वोट बैंक बनाने के लिए तो आपको लोगों को विभाजित करना पड़ेगा, जो आपने नीति चलाई है और आपने की है। और आपने कहा है कि भाई MY समीकरण तो RJD का वोट बैंक, महिलाएं आ गई, अति पिछड़ा की राजनीति करनी है तो JDU का वोट बैंक। तो हम लोग तो वोट बैंक में बट गए हैं, हम लोग जाति धर्म में कहाँ रह गए हैं? प्रशांत किशोर जी के साथ कौन सा वोट बैंक खड़ा होगा? प्रशांत किशोर जी के साथ बिहार की वो सारी जनता रहेगी। जिस जनबल की बात वो कर रहे हैं, वो सारी की सारी जनता है जो कि कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ रहा है कि ये ऐसा व्यक्ति है जो जाति धर्म की बात ही नहीं करता। हमारे पार्टी में जाति नहीं पूछी जाती है, हमारे पार्टी में ये नहीं बताया जाता है कि आप इस धर्म के पास जाइए, आप वहाँ उसको तोड़िए, आप वहाँ उसको तोड़िए। नहीं, हमारे यहाँ प्रशांत जी ने अपने जितने भी जनसुराजी हैं उनको स्पष्ट भाव में यही कहा है कि हमारा पहला काम हर घर जाके मिलना है। जिस पार्टी के सूत्रधार पिछले 3 साल से लगातार पैदल चल रहे हैं, उस सुख सुविधा को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के वो बिहार का बेटा बिहार के लिए तपस्या कर रहा है। तो जितने जनसुराजी हैं पूरे बिहार में आप बात करें तो हम लोगों से लोग पूछते हैं कि आप कैसे कल्पना करते हैं कि जनसुराज को कैसे लाइएगा, जो व्यवस्था बनी है। उसके लिए हम लोग डायरेक्ट यही कहते हैं हमारे पास एक ही विकल्प है, जैसे जो बिहार हमारा घर है, हम घर जाके दरवाज़ा ठकठका रहे हैं और अपने परिवार से सहायता मांग रहे हैं कि इस विधि व्यवस्था को बदलने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। और शायद इसी वजह से जनता साथ जुड़ रही है और एक परिवार की तरह हम लोगों को अपना रही है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। आशा करते हैं कि आने वाले समय में कुम्हरार में आपकी जीत हो और कुम्हरार की जनता के लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पर आप सामने निकल कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।